हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभ्यास मंत्र 36 पर। आज हम पर्यावरण में यूनिट 8 पारिस्थितिक तंत्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, कुछ उसके एमसीक्यूज पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आज का हमारा क्लास चालू करते हैं। आज के हमारे क्लास में आपका पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है यहाँ पे, ए है A.G. टेंसले, बी अर्नेस्ट हैकल, सी ओडम और डी है रेमंड लिंडमैन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा, जो पारिस्थितिक तंत्र है उस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किन्होंने किया? 1935 में किन्होंने किया था? ऑर्थर जी टेंसले ने। ठीक है, ऑर्थर जी टेंसले ने इन पारिस्थितिक तंत्र का या फिर इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, और इकोलॉजी का प्रयोग सर्वप्रथम किन्होंने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले किया था। आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर A.G. टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था और अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र एक अजैविक घटक नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है, इसमें हम देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे। ऑप्शन ए है सूर्य का प्रकाश, बी है मृदा, सी कवक और डी है तापमान। तो इसमें हमको देखना है कि कौन सा अजैविक घटक नहीं है। तो पारिस्थितिक तंत्र मुख्य रूप से दो घटकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो जो जैविक घटक में सभी जो जीव जंतु पेड़ पौधे वे सभी एक जैविक घटक में आते हैं। ठीक है, जैविक घटक में सभी जीव जंतु पेड़ पौधे और मृतोपजीवी अपघटक ये सभी आते हैं। ठीक है, अजैविक घटक में कौन कौन से आएंगे? जो हमारे आसपास जितनी भी गैसें होती है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं, कार्बन, ये सभी जो है अजैविक घटक में आते हैं। ठीक है, आपका जो है अजैविक घटक इसमें नहीं है बोला है, तो ये आपका कवक जो है अजैविक घटक नहीं है। यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश, मृदा और तापमान जो है अजैविक घटक में आते हैं, लेकिन जो कवक है और जीवाणु है ये सभी क्या है? जैविक घटक में आते हैं। ठीक है, जो कि क्या काम करते हैं? डिकम्पोजर का काम करते हैं, अर्थात जो मृत एवं सड़े गले जो पदार्थ हैं उसको जो है डिकम्पोस्ट करने का काम करते हैं। आगे देखते हैं। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको आसान दिए हैं, इसके बाद धीरे धीरे जो है लेवल बढ़ते जाएगा, क्वेश्चन जो है हार्ड होते जाएंगे। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का 10% का नियम, हमने 10% का नियम पढ़ा है, किसने दिया था? तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन। पहला लिंडमैन, बी है टेंसले, सी डार्विन और फिर डी मेंडल। तो जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम किन्होंने दिया था? लिंडमैन ने। कब दिया था? 1942 में। ठीक है, 1942 में रेमंड लिंडमैन ने 10% का नियम दिया था। इसमें क्या होता है? इसके अनुसार जो है, जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है, जैसे कि पौधे से शाकाहारी में, शाकाहारी से फिर उसके बाद मांसाहारी में, मांसाहारी से अपघटक में, तो केवल 10% ऊर्जा ही आगे बढ़ती है। ठीक है, बाकी का जो 90% है वो ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है, जो 10% है वो ही आगे बढ़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सबसे बड़ा और स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? ऑप्शन है ए वन, बी घास का मैदान, सी समुद्र और डी मरुस्थल। तो प्रकृति का सबसे बड़ा और स्थायी पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पे बोले हैं
तो जो समुद्र है वो सबसे बड़ा और स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होगा, ठीक है। पृथ्वी में जो है लगभग 71% भाग क्या है, वाटर है, ठीक है, वाटर है। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति का सबसे विशाल और अधिक स्थायी तंत्र है, क्योंकि बहुत कम भौतिक परिवर्तन इसमें होते हैं। समुद्र में बहुत कम भौतिक परिवर्तन होते हैं, इसीलिए ये स्थायी है। और 71% जो भाग होता है वो पानी है, इसीलिए ये सबसे बड़ा है, ठीक है। आगे देखते हैं, किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक का मुख्य कार्य क्या है? किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है यहाँ पे, ए ऊर्जा को नष्ट करना, बी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, सी मृत जीवों को सड़ाना, या फिर डी केवल ऑक्सीजन ग्रहण करना। जो पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर का मुख्य कार्य क्या है? प्रोड्यूसर यानी कि हरे पेड़ पौधे जो है हमारे प्रोड्यूसर होंगे, ठीक है। हरे पेड़ पौधे हमारे प्रोड्यूसर होंगे, जो कि क्या काम करते हैं? सूर्य से प्रकाश लेते हैं और उस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हरे पेड़ पौधे या फिर शैवाल, ये सभी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करते हैं? सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसको रासायनिक ऊर्जा की, जैसे कि ग्लूकोज या फिर भोजन में बदल देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल पारिस्थितिक तंत्र है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कौन सा एक आर्टिफिशियल पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन ए झील, बी धान का खेत, सी जंगल और डी नदी। यहाँ पे आर्टिफिशियल यानी कि मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पे कौन सा है? तो धान का खेत है वो क्या है? मानव द्वारा बनाया गया है, ठीक है, इसलिए ये आर्टिफिशियल कहलाता है। लेकिन जो झील और जंगल और नदी है, ये तीनों क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? ऑप्शन है यहाँ पे, बहुदिशीय, बी एक दिशीय, सी द्विदिशीय या फिर डी चक्रीय। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? ऊर्जा, जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे सूर्य है, ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह हम देखेंगे, सूर्य से उत्पादक, जिनको हम कहते हैं हरे पेड़ पौधे को उत्पादक कहते हैं, ये क्या करते हैं? सूर्य से के प्रकाश से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। सूर्य के प्रकाश यानी कि सौर ऊर्जा को ये रासायनिक ऊर्जा में बदल के अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? ये हरे पेड़ पौधों को कौन खाते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता में शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीव आते हैं, ठीक है, सर्वाहारी। ये क्या करते हैं? हरे पेड़ पौधे द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इसके बाद क्या होता है? ये जब मृत हो जाते हैं तो जो अपघटक है वो इनको सड़ा गलाकर इनके खनिज पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब ये जो है ये वापस सूर्य की ओर इसका नहीं लौटेगा, ठीक है। ये जो प्रवाह है, ऊर्जा का प्रवाह, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये सूर्य की ओर वापस नहीं लौटेगा। तो क्या हुआ? हमारे ऊर्जा का प्रवाह केवल एक दिशीय होता है, ठीक है, एक दिशीय होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किससे प्रकृति का मेहतर या फिर स्कैवेंजर कहा जाता है? ठीक, यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन ए हरे पौधे, बी जीवाणु और कवक, सी गिद्ध और चील और डी शेर। ये स्कैवेंजर का अर्थात क्या होता है?
मरे हुए जानवर को खाकर पर्यावरण को साफ करना। पर्यावरण को साफ करना, जो है मरे हुए जीव को खाकर पर्यावरण को साफ करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एवेंजर या फिर मेहतर। ये जो है कौन कहे जाएंगे? गिद्ध और चील। ठीक है, गिद्ध और चील जो है मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को साफ करते हैं, इसीलिए इन्हें प्रकृति का मेहतर या फिर स्कैवेंजर कहा जाता है। जीवाणु कवक जो है अपघटक होते हैं, जो पदार्थों को सड़ाते हैं। हालांकि अपघटक भी पर्यावरण को साफ करने का काम करते हैं, लेकिन ये जो है सड़ाने का काम करते हैं, सड़ाने का काम करते हैं। लेकिन गिद्ध और चील क्या है? खाकर पर्यावरण को साफ करते हैं। आगे देखते हैं, खाद्य जाल यानी कि फूड वेब के कारण पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है, तंत्र अस्थिर हो जाता है, बी तंत्र में स्थिरता बढ़ती है, सी ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है, या फिर डी जीवों की संख्या घटती है, या फिर डी जीवों की संख्या घटती है। तो जो खाद्य जाल है, वो जीवों के पास भोजन के कई विकल्प होते हैं। जब खाद्य जाल होता है, खाद्य जाल में जीवों के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं खाने। ठीक है, यदि कोई एक प्रजाति नष्ट हो भी जाए तो जीव दूसरे विकल्प को खाकर जीवित रह सकते हैं, जिससे क्या होता है? ये तंत्र स्थायी रहता है। इस तंत्र में क्या होती है? स्थिरता बनी रहती है, तंत्र में स्थिरता बढ़ती है। आगे देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है, पदार्थों के चक्रण में गैसीय चक्रण का उदाहरण नहीं है। इन ऑप्शनों में से कौन सा गैसीय चक्रण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए कार्बन चक्र, बी नाइट्रोजन चक्र, सी ऑक्सीजन चक्र और डी फास्फोरस चक्र। तो हम ऑप्शन को देखते हैं कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? गैसें हैं। तो इनका जो साइकिल क्या कहलाएगा? गैसियस साइकिल। ठीक है, गैसियस साइकिल कहलाएगा। लेकिन जो फास्फोरस जो है, ये आपका गैस नहीं है, ये गैस नहीं है। फास्फोरस और सल्फर ये क्या है? अवसादी चक्र कहलाते हैं। फास्फोरस हो गया, आपका सल्फर हो गया, फास्फोरस के साथ सल्फर भी अवसादी चक्र कहलाते हैं। ठीक है, जिनका मुख्य भंडार क्या है? पृथ्वी की चट्टानें हैं। फास्फोरस कहाँ पाए जाएंगी? पृथ्वी की चट्टानों पर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र का चालक बल किसे माना जाता है? पारिस्थितिक तंत्र का चालक बल या फिर ड्राइविंग फोर्स किसे माना जाता है? ऑप्शन देखते हैं, ए उत्पादक, बी सौर ऊर्जा, सी जल ऊर्जा और डी मिट्टी। तो जो चालक बल है वो कौन कहे जाते हैं? सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा पृथ्वी का सभी पारिस्थितिक तंत्र को चलाने के लिए जो है आवश्यक ऊर्जा का एकमात्र क्या है? प्राथमिक स्रोत सूर्य है। प्राथमिक स्रोत सूर्य है। ठीक है, पृथ्वी पर जो है सभी पारिस्थितिक तंत्र, जितने भी इकोसिस्टम है, उसको चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का, आवश्यक जो ऊर्जा होती है, उसका एकमात्र प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य। ठीक है, और इसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन को पौधे के उपयोग लायक कौन बनाता है? ऑप्शन है, ए राइजोबियम जीवाणु, बी कवक, सी वायरस और डी शैवाल। वायुमंडल में नाइट्रोजन को पौधे के उपयोग लायक कौन बनाता है? तो जो पेड़ पौधे होते हैं, वो जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस सीधे नहीं ले सकते, सीधे नाइट्रोजन गैस नहीं ले सकते। ठीक है, सीधे नहीं ले सकते। क्या होता है ये? राइजोबियम जैसे जीवाणु होते हैं। ठीक है, राइजोबियम जैसे जीवाणु होते हैं। जब हम दलहनी फसल के जो जड़ को देखेंगे तो उसमें ऐसे गांठ पाए जाते हैं, गांठ पाए जाते हैं। ये क्या है? एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का स्थिरीकारक का वो है, कारक है। ठीक है,
जिसमें राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, गैस को, ये पौधे जड़ में रह के गैस को नाइट्रेट में बदलते हैं, नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं, जिससे क्या करता है, पौधा सोख लेता है। फिर पौधा क्या करता है, सोख लेता है। इस तरह पौधे को नाइट्रोजन गैस मिलता है। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम जीवाणु द्वारा वायुमंडल से नाइट्रोजन पौधों को दिया जाता है। आगे देखते हैं। प्रथम पोषण स्तर ट्रॉफिक लेवल 1 में हमेशा कौन शामिल होता है? ऑप्शन देखते हैं। ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी स्वपोषी और डी अपघटक। हम किसी भी खाद्य श्रृंखला को देखें तो शुरुआत में हमेशा कौन होते हैं, हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, स्वयं ही अपना भोजन सूर्य प्रकाश की रोशनी से बनाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, वह पोषी कहलाते हैं। अर्थात जो प्रथम जो पोषक स्तर है, पोषण स्तर है, हमेशा कौन शामिल होता है, स्वपोषी शामिल होते हैं। ठीक है, स्वपोषी यानी कि हमेशा उत्पादक, इन्हें क्या कहते हैं, उत्पादक भी कहते हैं, ये शामिल होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शाकाहारी जीव किस श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं? जो हर्बीवोरस है वो किस श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं? ऑप्शन देखते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, बी द्वितीयक उपभोक्ता, सी तृतीयक उपभोक्ता या फिर डी सर्वोच्च उपभोक्ता। तो जो शाकाहारी जीव है, सबसे पहले कौन आते हैं, हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे से अपना भोजन कौन ग्रहण करते हैं, जो शाकाहारी जीव यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता को भी एक इस वर्ग में डिवाइड किया गया है। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता में केवल कौन आएंगे, शाकाहारी जीव आते हैं, जैसे कि गाय, बकरी, टिड्डा, ये सभी। ठीक है, आगे देखते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन ए चार्ल्स एल्टन, बी ओडम, सी डार्विन या फिर डी लिनियस। जो पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा हम देखें यहाँ पे, तो चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा दी थी 1927 में। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एल्टोनियन पिरामिड। एल्टन ने दी थी करके इसका नाम क्या है, एल्टोनियन पिरामिड कहा जाता है इसे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, कभी उल्टा नहीं होता? ऑप्शन ए संख्या का पिरामिड, बी बायोमास का पिरामिड, सी ऊर्जा का पिरामिड, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम देखिए कि जो ऊर्जा का पिरामिड है, ऊर्जा प्रवाह हमने देखा कि केवल 10% ही, 10% का नियम हमने पढ़ा कि जो जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे जितना भोजन ग्रहण करते हैं उसका 10% ही आगे ट्रांसफर होता है। तो ये क्या है, ये हमेशा एक सीधा रेखा में होता है। ये क्या होता है, सीधा रेखा में होता है, यानी कि शीर्ष से, आधार से शीर्ष की ओर जाने पर हमेशा कम होती जाती है। इसीलिए ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है, यह हमेशा सीधा बनता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा शीर्ष से नीचे की ओर आता है। ठीक है, शीर्ष से नीचे की ओर आता है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। आगे देखते हैं। एक पेड़ के पारिस्थितिक तंत्र की संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा? ऑप्शन है यहाँ पे, ए सीधा, बी उल्टा, सी रैखिक या फिर डी आयताकार। तो जो पेड़ है उसके पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा? हमेशा सॉरी, उल्टा बनेगा। ठीक है, उल्टा ही बनेगा। कैसे समझते हैं? एक पेड़ पर कई पक्षियां रहती है। ठीक है, एक पेड़ है यहाँ पे, इसमें बहुत सारी पक्षियां हैं, इसमें बहुत सारी पक्षियां हैं और उन पक्षियों के शरीर पर हजारों क्या हैं, कीड़े हैं।
उन पक्षियों के शरीर पर हजारों कीड़े हैं, करीबन 1000। ठीक है, एक पेड़ है, यहाँ पे 20 पक्षी है और उस 20 पक्षी में 1000 कीड़े हैं। आधार पेड़ क्या है, हमेशा छोटा, और शीर्ष यानी कि परजीवी बड़े होने के कारण ये क्या बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। ये क्या बनता है, हमेशा ऐसा उल्टा बनता है। ठीक है, क्योंकि पेड़ की संख्या 1 है, परजीवी की संख्या 1000 है। आगे देखते हैं, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड कैसा होता है? सॉरी, ऑप्शन ए सीधा, बी उल्टा, सी क्षैतिज, डी अंडाकार। तो जो तालाब है में उत्पादक में क्या आएंगे, फाइकोप्लैंक्टन या फिर काइयर शैवाल जो भी होते हैं, ये सभी क्या उत्पादक में आते हैं। इसका वजन बहुत कम होता है, इसका वजन कम होता है, जबकि सबसे ऊपर क्या मौजूद होती है, बड़ी मछली। इसका वजन क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए बायोमास का पिरामिड उल्टा बनता है। क्या होता है, बड़ी मछली का वजन हमेशा ज्यादा होता है और जो काई और फाइकोप्लैंक्टन है उसका वजन हमेशा छोटा होता है। ठीक है, इसीलिए जो है तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का जो पिरामिड होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, पारिस्थितिक तंत्र में खड़ी फसल से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन देखते हैं, खेत में उगी हुई गेहूं की फसल, बी एक निश्चित समय में किसी क्षेत्र में उपस्थित कुल जीवित पदार्थ, सी कुल अजैविक पदार्थ, या फिर डी केवल अपघटकों की संख्या। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में किसी भी समय मौजूद जीवित जीव किसी भी समय मौजूद जीवित जीव यानी कि बायोमास की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, खड़ी फसल कहते हैं। खड़ी फसल कहते हैं, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, एक निश्चित समय में किसी क्षेत्र में उपस्थित कुल जीवित पदार्थ क्या कहलाएगा, खड़ी फसल कहलाएगा। आगे देखते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है? यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है ए ग्रेजिंग फूड चेन यानी कि चारण खाद्य श्रृंखला, बी अपरत खाद्य श्रृंखला यानी डिट्रिटस फूड चेन, सी परजीवी खाद्य श्रृंखला, या फिर डी जलीय खाद्य श्रृंखला। यहाँ पे देखते हैं हम चारण किसे कहते हैं, जो कि हरे पेड़ पौधे से शुरू होती है। क्या से शुरू होगी, हरे पेड़ पौधे यानी कि जीवित जीवों या फिर पेड़ पौधे से शुरू होती है। और सेकंड क्या है, अपरत खाद्य श्रृंखला किसे कहेंगे, जो कि कार्बनिक पदार्थ से शुरू होती है और अपघटक तक जाती है। तो ये जो कार्बनिक पदार्थ है उसे शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला क्या कहलाएगी, अपरद। ठीक है, अपरद खाद्य श्रृंखला कहलाएगी। जलीय खाद्य श्रृंखला तो जानते हो कि जल में होता है खाद्य श्रृंखला, उसे परजीवी यानी कि दूसरे पे जो डिपेंड रहते हैं परजीवी, उसकी खाद्य श्रृंखला। आगे देखते हैं 21 क्वेश्चन, कूट क्वेश्चन। यहाँ से हमारा जो है कूट क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। घटकों और उनके उदाहरणों का सही मिलान करें। देखते हैं यहाँ पे घटक क्या क्या हैं, ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता और डी अपघटक। यहाँ पे देखेंगे कि जो उत्पादक कौन कहे जाते हैं, हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे क्या कहे जाएंगे, उत्पादक कहे जाएंगे, यानी कि ए का आंसर होगा सेकंड, हरे पेड़ पौधे। बी देखते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कौन से कहे जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता वे जो हरे पेड़ पौधे को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जो टिड्डा और हिरण है वो क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। सी द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि जो क्या कहते हैं, मेंढक और भेड़िया, मेंढक और भेड़िया क्या है, आपके मांसाहारी हैं। द्वितीयक उपभोक्ता अपघटक, जीवाणु और कवक जो है आपके अपघटक होते हैं, सड़ाने वाले। ठीक है, ये क्या है, सड़ाने वाले होते हैं। आपका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सॉरी। आगे देखते हैं,
पारिस्थितिक चक्रों और उनके मुख्य स्रोत का मिलान करें। क्या है यहाँ पे? पारिस्थितिक तंत्र और उसके मुख्य स्रोत का मिलान करें। ऑप्शन है यहाँ पे जल चक्र, बी कार्बन चक्र और सी फास्फोरस चक्र। तो जल चक्र कहाँ पे पाया जाएगा? समुद्र में पाया जाएगा, क्योंकि समुद्र में जो है पानी ही होता है, तो जल चक्र होगा। वाटर साइकिल वो समुद्र में है। कार्बन साइकिल, कार्बन जो है गैस होती है, तो ये वायुमंडल में होगा। ठीक है, इसका स्रोत वायुमंडल होगा। फास्फोरस कहाँ पाई जाती है? चट्टानों पर पाई जाती है, तो इसका जो होगा चट्टाने जो है मुख्य स्रोत होंगे इसके। ऑप्शन क्या है? आंसर क्या है? ए का 2, बी का 1 और सी का 3। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है ये। ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी के प्रमुख विद्वानों का उनके कार्य से मिलान करें। ऑप्शन है ए जी टेंसले, बी है अर्नेस्ट हैकल, सी है लिंडमैन और डी है चार्ल्स एल्टन। ये जो है प्रमुख विद्वान है, उनके कार्य से इनका मिलान करना है। ठीक है, इनके कार्य से मिलान करना है। तो जो ए जी टेंसले हमने अभी पढ़ा था, ये जो है इकोसिस्टम शब्द इन्होंने दिया। अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया? ये जो है इकोलॉजी शब्द इन्होंने दिया। ठीक है, इकोलॉजी शब्द इन्होंने दिया। लिंडमैन ने 10% का नियम दिया था, ऊर्जा के 10% का नियम हमने पढ़ा था कि ऊर्जा जो है एक जीव या एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक केवल 10% ही ट्रांसफर होती है। चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड दी थी। ठीक है, पारिस्थितिक पिरामिड दी थी। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के पोषण स्तर का मिलान करें। सॉरी, खाद्य श्रृंखला के पोषण स्तर का क्या करना है? मिलान करना है। पोषण स्तर यहाँ पे क्या है? T1, T2, T3, T4, इसका मिलान करना है। तो T1 स्टेज में कौन आएंगे? T1 पोषण स्तर में, पोषण स्तर 1 में कौन से आएंगे? जो है हमारे उत्पादक आते हैं। ठीक है, उत्पादक आएंगे। T2 में प्राथमिक उपभोक्ता, T3 में द्वितीयक उपभोक्ता और T4 में सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक है, T4 में सर्वोच्च उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों का मिलान करें। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों का मिलान करना है यहाँ पे। स्थलीय तंत्र, बी जलीय तंत्र और सी कृत्रिम तंत्र। तो आपका यहाँ पे क्या होगा? पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों का क्या करना है? मिलान। तो जो स्थलीय तंत्र है वो कौन कौन से कहलाए जाएंगे? जो घास का मैदान और वन है वो स्थलीय तंत्र होंगे। जलीय तंत्र में नदी और तालाब होंगे। कृत्रिम में एक्वेरियम और बगीचा कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए। नाइट्रोजन चक्र के चरणों और उसमें सहायक जीवाणुओं का मिलान करें। नाइट्रोजन चक्र के चरणों और उसके सहायक जीवाणुओं का। तो चरण देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फिर नाइट्रिफिकेशन, फिर है थर्ड है विनाइट्रीकरण। यहाँ पे इसके सहायक जीवाणु जो है उसका मिलान करना है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कारक जीवाणु कौन से हैं? राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम जो है सॉरी। और सेकंड क्या है? नाइट्रिफिकेशन। क्या होता है इसमें? अमोनिया को नाइट्रेट में बदला जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में गैस को नाइट्रेट में बदलते हैं। नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया को नाइट्रेट में बदला जाता है, जो कि नाइट्रोमोनास करता है। विनाइट्रीकरण में क्या होता है? वापस नाइट्रोजन गैस में बदला जाता है। उसको एक कौन करता है? जीवाणु, स्यूडोमोनास जीवाणु करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड की आकृतियों का मिलान करना है। ऊर्जा का पिरामिड हमने देखा था कि हमेशा क्या बनता है? सीधा बनेगा। ठीक है, हमेशा क्या बनेगा? सीधा बनेगा। पेड़ का जो है पिरामिड क्या बनेगा? हमेशा उल्टा बनेगा। वन का बायोमास पिरामिड क्या होता है? सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। ठीक है, सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या है? ए का 1, बी का 3 और सी का 2। ऑप्शन नंबर बी
आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सॉरी। खाद्य श्रृंखला के प्रकारों का मिलान करें। कौन कौन सा है देखते हैं। खाद्य श्रृंखला ग्रेजिंग, सेकेंड है डिट्रिटस अपरद, थर्ड है पैरासाइटिक यानी कि परजीवी। ग्रेजिंग में क्या होंगे, जो हरे पेड़ पौधों का जो खाद्य श्रृंखला है वो ग्रेजिंग कहलाएगा। चारण कहलाता है। ये कौन कौन से होंगे, घास, बकरी और शेर। इसमें क्या होता है, जो कार्बनिक पदार्थ है उसका खाद्य श्रृंखला ये कहलाता है। परजीवी में पेड़, पक्षी, जू, पिस्सू ये सभी क्या है, परजीवी कहलाएंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या है इसका आंसर ए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है जैविक घटकों की भूमिका का मिलान करें। ऑप्शन है यहाँ पे ट्रांसड्यूसर, बी है मैक्रो कंज्यूमर, सी माइक्रो कंज्यूमर। जैविक घटकों की भूमिका का मिलान करना है यहाँ पे। आपका जो ट्रांसड्यूसर है यानी कि ऊर्जा बदलने वाले कौन से हैं, हरे पेड़ पौधे जो है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। मैक्रो कंज्यूमर में कौन से होंगे, बड़े उपभोक्ता जो खाते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी जीव कहलाते हैं। माइक्रो में जो सड़ाने का काम करते हैं, अब घटक का काम करते हैं, कवक और जीवाणु आते हैं। ठीक है, कवक और जीवाणु आते हैं। ऑप्शन नंबर ए भी इसका आंसर होगा। पदार्थ के चक्रण का मिलान करें। कौन कौन से चक्र है, गैसीय चक्र, अवसादी चक्र और जलीय चक्र। गैसीय चक्र यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो इनमें क्या पाया जाएगा, गैसीय चक्र पाए जाएंगे। अब अवसादी जो कि क्या बोलते हैं, चट्टानों में जो होते हैं, पाए जाते हैं, उनमें पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस में पाया जाएगा। जलीय यानी कि जल में होता है। ठीक है, जलीय यानी कि जल में, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। कथन और कारण यहाँ पे दिया गया है। अब देखते हैं कथन और कारण। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता। कारण, लिंडमैन के नियम के अनुसार हर अगले पोषण स्तर पर 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट होती है और केवल 10% ही आगे बढ़ती है। ये क्या होता है, 10% ही आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे आपका जो है कथन तो आप सही होगा कि ये कभी उल्टा नहीं बनता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, और ये दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं, खाद्य जाल जितना जटिल होगा पारिस्थितिक तंत्र उतना स्थायी होगा। एक कथन है। आर कारण देखते हैं, जटिल खाद्य जाल में जीवों के पास भोजन के कई वैकल्पिक स्रोत होते हैं, जिससे किसी एक प्रजाति के नष्ट होने का पूरा तंत्र नहीं टूटता है। में क्या होता है, पूरा तंत्र नहीं टूटता है। यहाँ पे देखते हैं हम, तो खाद्य जाल होगा जितना जटिल होगा उतना ही क्या होता है, स्थायी होगा। जितना सरल होगा उतनी जल्दी वो टूट जाता है। तो आपका ये सही होगा। अब भी क्या, जटिल खाद्य जाल जीवों के पास भोजन कई वैकल्पिक स्रोत होते हैं, जिससे कि एक प्रजाति के नष्ट होने पर पूरा तंत्र नहीं टूटता। तो आपके जो दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपघटक यानी डिकम्पोजर्स के बिना पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों का चक्रण रुक जाएगा। कारण क्या है, अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अजैविक तत्वों में तोड़कर मिट्टी में मिला देते हैं, जिन्हें पौधे दोबारा उपयोग करते हैं। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन आंसर क्या होगा। दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों सही हैं। अगर अपघटक ना हो तो मृत एवं शरीर और पत्तियां नहीं सड़ेंगी, मिट्टी को वापस खनिज नहीं मिलेंगे और पौधे का विकास रुक जाएगा। आगे देखते हैं, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा बनता है। कारण, तालाब में छोटी मछलियों और फाइकोप्लैंक्टन का कुल वजन बड़ी मछलियों और सार के कुल वजन से अधिक होता है। तो जो ये कथन तो आपका सही होगा। ठीक है, कथन आपका सही होगा, लेकिन जो कारण है वो आपका गलत होगा। क्यों,
क्योंकि तालाब में छोटी मछली और प्लाइकोप्लैंक्टन का कुल वजन बड़ी मछलियों और शार्क कुल वजन से अधिक नहीं होगा, यहाँ पे कम होगा। ठीक है, अधिक नहीं होगा, यहाँ पे इसका वजन जो है कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी खाद्य पदार्थ श्रृंखला में सामान्यतः 4 या 5 से अधिक पोषण स्तर नहीं होते हैं। कारण क्या है? उच्च स्तर पर पहुंचते पहुंचते ऊर्जा की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि वह अगले स्तर के जीव को जीवित रखने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या होता है। दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। 10% के नियम के अनुसार ऊर्जा इतनी तेजी से घटती है कि 4 या 5 स्तर के बाद आगे जीवों के लिए ऊर्जा बचती नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। नाइट्रोजन चक्र में राइजोबियम जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। पौधे वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन गैस को सीधे ग्रहण नहीं करते सकते। तो जो आंसर है आपका दोनों सही होगा। नाइट्रोजन चक्र में राइजोबियम जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, ये आपका सत्य है। और कारण है पौधे वायु की मुक्त नाइट्रोजन गैस को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। दोनों सही है। आगे देखते हैं। बाघ या फिर शेर जैसे शीर्ष मांसाहारी जीवों की संख्या पारिस्थितिक तंत्र में सबसे कम होती है। कारण देखते हैं। मांसाहारी जीवों को शाकाहारियों की तुलना में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका जो है आंसर होगा ए तो सही होगा। बाघ और शेर जैसे शीर्ष मांसाहारी जीवों की संख्या पारिस्थितिक तंत्र में सबसे कम होती है। लेकिन आर जो है ये आपका गलत होगा। ठीक है, आर जो है गलत होगा, क्योंकि उन्हें सबसे अधिक ऊर्जा नहीं मिलती, बल्कि खाद्य श्रृंखला में सबसे अंत में होने के कारण उनको सबसे कम ऊर्जा मिलती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों का प्रवाह चक्रीय होता है। कारण क्या है? जैविक घटकों की मृत्यु के बाद तत्व वापस अजैविक पदार्थ पर्यावरण जैसे कि मिट्टी, जल, वायु में लौट आते हैं। यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है। जो कथन है पारिस्थितिक तंत्रों के पदार्थों का प्रवाह चक्रीय होता है, ये आपका सही है। और आर कारण जो है वो भी सही है, और दोनों जो है आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, यानी कि कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40। हरे पौधे में प्राथमिक उत्पाद, हरे पौधे को क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्पाद कहा जाता है। कारण क्या है? वे केवल अन्य जीवों को खाकर अपनी ऊर्जा प्राप्त करें। तो जो हरे पौधे हैं उसको प्राथमिक उत्पाद तो कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वो सूर्य से जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और अपना भोजन निर्माण करता है। उसे प्रोड्यूसर कहते हैं। आपका ए तो सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। कारण जो है गलत है, क्यों? क्योंकि वे जो दूसरे जीवों को खाकर अपनी ऊर्जा प्राप्त नहीं करते। आपका ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? एक घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? देखते हैं। यहाँ पे घास का मैदान है तो सबसे पहले तो क्या होगा? घास होगा। घास को कौन खाएंगे? घास को कौन खाएंगे? कीड़े मकोड़े खाएंगे। ठीक है, जैसे ये टिड्डा हो गया। टिड्डे को कौन खाएंगे? मेंढक खाएंगे। और मेंढक को कौन खाएंगे? सांप खाएंगे। फिर सांप को बाज। ठीक है, और बाज फिर मरने के बाद फिर मिट्टी में अपघटित हो जाएंगे, जिससे पौधे या फिर घास अपना फिर पोषण लेंगे वहां से। आपका आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आगे देखते हैं। एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम चुना है। तालाब का पारिस्थितिक तंत्र देखें हम। तालाब का तो सबसे छोटा जीव कौन सा होगा? जो या फिर बोले तो प्रोड्यूसर कौन होगा तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में? तो कौन होगा? फ्लाइकोप्लैंक्टन। ठीक है, फ्लाइकोप्लैंक्टन या फिर पादप प्लवक किसको कहते हैं, वो सबसे पहले होगा। फिर क्या होगा? जू प्लैंक्टन होगा, जंतु प्लवक। फिर छोटी मछली, और छोटी मछली कौन खाएंगी? बड़ी मछली। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम देखते हैं।
सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र में देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएंगे? सूर्य। सूर्य से जो है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल के जो है उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे अपना भोजन ग्रहण करेंगे या फिर ऊर्जा लेंगे वहां से। फिर वहां से कौन लेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। फिर वहां से द्वितीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता। फिर तृतीयक उपभोक्ता फिर वो जो है मर जाएंगे या फिर जीव जंतु मर जाएंगे तो उसके बाद अपघटक। ठीक है, अपघटक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृति में नाइट्रोजन की प्रक्रियाओं का सही क्रम चुनना है। सबसे पहले क्या होगा? नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रियाओं का सही क्रम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा। क्या होगा? फिक्सेशन होगा। किसके द्वारा होगा? राइजोबियम के द्वारा। राइजोबियम के द्वारा फिक्सेशन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? फिर एमोनीकरण होगा। क्या होगा? एमोनीकरण होगा। ठीक है, एमोनीकरण होगा। उसके बाद क्या होगा? नाइट्रीकरण। फिर होगा नाइट्रीकरण और फिर होगा विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण यानी कि फिर से वो नाइट्रोजन गैस में बदल जाएगी। यहाँ पे देखते हैं कि पहला तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा, फिर क्या होगा? एमोनीकरण होगा, फिर होगा आपका ये नाइट्रीकरण और फिर विनाइट्रीकरण। आपका ऑप्शन ये देखते हैं कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अपरद खाद्य श्रृंखला या फिर क्या बोलते हैं इसको? कार्बनिक पदार्थ की खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ में क्या आएंगे? मृत एवं सड़े गले पदार्थ आएंगे। उनको जो है केचुआ अपघटित करेगा। केचुआ या फिर यीस्ट बोल सकता है, अपघटित करता है। जो यहाँ पे कवक वगैरह होते हैं वो अपघटित करेगा। उसके बाद होगा यहाँ पे जो इस केचुए को कौन खाएंगे? छोटी पक्षियां। छोटी पक्षियों को बाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं पदार्थों के अपघटन की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? पदार्थों के अपघटन की प्रक्रिया का सही क्रम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, निक्षालन दिया है, फिर खंडीकरण, खनिजीकरण, अपचय और ह्यूमिफिकेशन। सबसे पहले क्या होगा? जो पदार्थ डिकम्पोज होना चालू होगा तो एक जो है या फिर जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे वो क्या होगा? पहले इसको खंड में तोड़ेगा। केचुआ क्या करेगा? खंड में तोड़ेगा। पहला क्या होगा? खंडीकरण। फिर क्या होगा? खंड में तोड़ने के बाद क्या होगा? ये पानी में घुलकर तत्व नीचे आ जाते हैं, यानी कि ये तत्व का निक्षालन हो जाएगा। ठीक है, निक्षालन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? निक्षालन के बाद इसका अपचय होगा। अपचय के बाद ये ह्यूमस बनेगा, यानी कि इसका ह्यूमिफिकेशन होगा। और मिट्टी में जब ह्यूमस बनेगा तो ह्यूमस से ही खनिज पदार्थ के द्वारा जो है पेड़ पौधे तक ये पहुंचेगा, यानी कि उसके बाद खनिजीकरण होगा। क्या होगा? खनिजीकरण। ठीक है, आपका यहाँ पे आंसर क्या है? 2, 1, 4, 5, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? जल चक्र की घटनाओं का सही तार्किक क्रम लगाएं। जल चक्र की घटनाओं देखते हैं पहले तो। यहाँ पे दिया गया है संघनन, फिर वाष्पीकरण, फिर अपवाह, फिर वर्णन। इसका सही क्रम क्या है? सबसे पहले क्या होगा? जो समुद्र या फिर नदी के पानी से जो है वाष्प बनेगा। ठीक है, वाष्प जो है बादल के रूप में बनेगा। वाष्प का संघनन होगा पहले तो वाष्प भी इकट्ठा होंगे और क्या होंगे? बादल के रूप में इकट्ठा होंगे, बादल बनेंगे। और वो बादल क्या होगा? फिर पानी के रूप में नीचे गिरेगा, बारिश होगी। ठीक है, बारिश होगी और ये बहकर यानी कि अफवाह होके बहकर नदी नालों में या फिर समुद्र में जाएंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा? पहले वाष्प बनेगा, फिर क्या होगा? का संघनन होगा, फिर वर्षण होगा, फिर अपवाह होगा। आपका ए आंसर सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आखिरी क्वेश्चन आज का।
एक वन पारिस्थितिक तंत्र यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पोषण स्तर यानी कि T1, T2, T3, T4, T5 का सही क्रम चुनें। दिया गया है यहाँ पे फॉरेस्ट वन का देखेंगे तो वन है तो सबसे पहले वहां पे पेड़ पौधे होंगे। पेड़ पौधे क्या है? T1 होंगे। पेड़ पौधों को कौन खाएंगे? गाय, भैंस, हिरण, बैल, बकरी, ये सभी। ये क्या होंगे? T2। इनको कौन खाएंगे? सियार, भेड़िया, ये लोग खाएंगे। ये कौन से स्तर होंगे? T3। उसके बाद इनको सर्वोच्च मांसाहारी जिनको बोलते हैं शेर, ये क्या होंगे? T4। ठीक है। इसको और अलग नाम से जानते हैं जैसे कि उत्पादक हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो ये क्या है? आपका जो है वन पारिस्थितिक तंत्र का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पेड़ होंगे T1, फिर T2, फिर T3, फिर T4। ठीक है। आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। यहाँ पे हमने यूनिट वाइज MCQs पर चर्चा की है। हमारा 8 यूनिट पर्यावरण का जो है 8 यूनिट यहाँ पे खत्म होता है। अब हम आगे जो है मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे, जो PYQ है, पिछले जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ये सभी देखेंगे। हमारे स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है कुछ आसान रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जो है लेवल बढ़ते जाते हैं। तो आप वो से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है अंत तक देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।